कंटिन्यू करते हैं बच्चों, सेक्शन बी डिस्कस स्टार्ट करते हैं। मल्टी जेरेट क्वेश्चन है यहाँ से। तो दीज आर +4 -1 दिस टाइम, और आई गेस पार्शियल मार्किंग भी है आपके पास। अरे ये रहा। yes, you have partial margin this time also, but इस बार नेगेटिव मार्जिन -1 कर दिया है इन प्लेस ऑफ -2। तो ये चीज़ आपको थोड़ा एडवांटेज दे देगा। क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से है, और अच्छा क्वेश्चन बनाया है, थोड़ा सा इजी साइड पे दिया है ताकि हर बच्चा जो है इस पे एक्सप्लोर कर पाए। क्वेश्चन ज़्यादा है, सपोज दैट द बॉक्स वन कंटेन 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो बॉक्स वन में जो है हमारे पास 6 रेड है और 9 ग्रीन बॉल्स है, और बॉक्स टू में हमारे पास कुछ 8 रेड बॉल है और 12 ग्रीन बॉल है। अब मैंने इधर मिक्स कर दिया, ठीक है, मैंने बॉल वन बैट वन और बैट टू को मिक्स कर दिया, और अब मैं बैट थ्री बनाता हूँ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो इन दोनों के एडिशन से जो बैट बनेगा उसमें 14 रेड और आई गेस 21 ग्रीन बॉल्स होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसने आपको 4 इवेंट यहाँ पे डिफाइन किए। तो E1 कहता है कि बॉल इज रेड। E2 कहता है कि नहीं, E1 कहता है कि बॉल जो है वो बॉक्स वन की हो, बॉल इज बॉक्स वन। ठीक है, E2 कहता है कि बॉल इज बॉक्स टू। ओके, फिर F1 कहता है कि चूजन बॉल रेड हो जाए। ठीक है, चूजन बॉल रेड, और F2 कहता है कि वो बॉल जो आप निकाल रहे हो वो ग्रीन है। ठीक है, और राइट, यहाँ पे रिप्लेसमेंट वगैरह की बात नहीं है क्योंकि अपन एक ही बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, चोजन बॉल ग्रीन, तो अपन का बस पहले ट्रायल से मतलब है। पहला ऑप्शन रहता है कि E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना कि इंडिपेंडेंसी एक ही डेफिनेशन होती है और एक ही क्राइटेरिया होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1 है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपसे वो देखना चाहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1 कैसे डिफाइन होगी? दैट द बॉल इज रेड एंड इज फ्रॉम बॉक्स वन। ठीक है, तो जो बॉल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, तो मैं टोटल 35 बॉल्स में से जो मेरा फेवरेबल केस है दैट इज फॉर 6 बॉल्स ओनली, राइट, 6/35। ठीक है, दिस विल बी माई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1, है ना, क्योंकि मेरे पास जो बॉल है वो बेटा बेसिकली बॉक्स वन की रेड बॉल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है कि बॉल बॉक्स वन से आ जाए। इसी प्रोबेबिलिटी तो 15/35 होगी, और प्रोबेबिलिटी की बॉल रेड हो ये बेटा 14/35 होगी। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो जैसे मैं देख सकता हूँ 5 से जाएगा 7 टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा बेटे 6/35। आप देख सकते हो 6/35 इक्वल हो गया। इसका मतलब मेरा ये रिलेशन ट्रू हो गया। रिलेशन ट्रू होते ही मेरा ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह मुझे ऑप्शन बी भी इवेल्युएट करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हल्का सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है वो, बट बहुत लेंदी भी नहीं है ना, फटाफट कर लेते हैं ना। अब ऑप्शन टू कहता है ये ऑप्शन ए का इवेल्युएशन हो गया, राइट। ऑप्शन बी कहता है कि E2 इंटरसेक्शन F2 ये होना चाहिए E2 इंटू F2। देखिए इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का ट्रैप होगा, बट ये ओवरऑल एक इजी सवाल ही है। ठीक है, तो E2 एंड F2 मतलब बॉल इज फ्रॉम बॉक्स टू एंड इट इज ग्रीन, तो बॉक्स टू से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इज 12/35, राइट, क्योंकि 12 ऐसी बॉलें हैं जो मैं चूज कर सकता हूँ, टोटल 35 बॉलें हैं। दिस विल बी इक्वल टू probability that the ball is from E2, sorry, probability of E2
बॉट्स 2 से बॉल है, इसी प्रोबेबिलिटी इज अगेन 12/35 and probability that it is uh, wait a minute, sorry, this will be 20/35 probability of being from bat 2 and probability that the ball is green is 21/35. तो अब अपन को ये सॉल्व करना है, तो अगेन ये 5 से जाएगा 4 3 7 right, so this is 28/35 right, so this is not 8 minutes कैलकुलेशन एरर हुई है, देख लेते हैं. Probability of E2 that the ball is from E2 क्या था, E2 is ball is from box 2, it is 20/35 and probability that it is from, it is a green ball, the green ball are 21 right, so this will be 21/35. this is all there हो जाए 5 से 4 times 5 से 7 times, so yeah ये भी 12/35 आ रहा है, इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट है. तो E2 एंड F2 आर ओके डिपेंडेंट, तो गलत हो गया. बड़ा ध्यान से पढ़ना ऑप्शन, यहाँ पे डिपेंडेंट की बात की है, निकल जे क्या आया इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है दोस्त. यहाँ पे जल्दबाजी में ऑप्शन क्लिक ना कर देना, कर दिए हो तो मार्क्स जाएंगे, -1 हो जाएगा, जब अभी हमसे होने वाला था. इवेंट E1 एंड E2 एंड F2 आर डिपेंडेंट बोला है उसने, ठीक. अब आ जाओ ऑप्शन सी पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1 गिवन E1 और F1 गिवन E2 आर इक्वल. इवेल्युएट कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी F1 गिवन E1, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन F1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और ये वैल्यूज अपन ने अभी कैलकुलेट की थी. तो E1 इंटरसेक्शन F1 6/35 था और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी थी, 15/35 थी, तो ये आपका 6/15 बन गया. और प्रोबेबिलिटी और कौन सी निकालनी है, F1 गिवन E2, ठीक है, F1 गिवन E2, ये मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. ये सॉल्व कर दूं मैं, तो F1 इंटरसेक्शन E2, हाँ F1 इंटरसेक्शन E2 ध्यान से देखना, चूजन बॉल इज रेड एंड फ्रॉम बॉक्स 2, तो ये तुम्हारा दोस्त हो जाएगा 8/35. chosen ball is red and from box 2, yes 8/35 and probability of E2 तो अपन ने यहाँ पे निकाली थी 20/35, तो ये हो जाएगा दोस्त 8/20. क्या 8/20 और 6/15 सेम प्रोपोर्शन में कटेंगे, ये 2/5 ये 2/5, तो यस दे आर इक्वल प्रोबेबिलिटीज. तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट बन जाएगा, ठीक है. लास्ट में बचता ऑप्शन डी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट F1 गिवन E1 इज ग्रेटर देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1, अच्छा F2 गिवन E2, ओके, तो ये भी कंप्यूट करना पड़ेगा. तो F1 गिवन E1 तो अपना आ गया था 2/5 है ना, तो उसको नहीं कंप्यूट करेंगे वापस से, सिर्फ जो कंप्यूट करना है उतना पार्ट कंप्यूट कर लो. प्रोबेबिलिटी F2 गिवन E2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट F2 एंड E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी E2. अच्छा ये कैलकुलेट हो जाएगा ना, F2 एंड E2 अपन ने निकाल के रखा है 12/35 और E2 is 20/35, so that is basically 12/20. तो आई थिंक इनइक्वालिटी 12/20 तो अपन काट देंगे 3/5, यस. तो आई थिंक इनइक्वालिटी उल्टी दे रखी है, हाँ, तो इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ए और सी से करेक्ट आंसर बनेंगे, राइट. तो ये तो नो डाउट यार इजी कैटेगरी का सवाल था, बिल्कुल क्लास 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी थी, है ना. बस फॉर्मूले
हो सकता है अगर आपको ना पता हो। इससे अलावा तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी टफ था, है ना। ये और इंडिपेंडेंस इवेंट रुड़की का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इनफैक्ट 2019 में तो बहुत टफ सवाल था इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर भी। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। ये दिखने में तो आपको 3D वेक्टर प्लेन ये सब लगेगा, पर जैसे स्ट्रेट लाइन याद है ना। मैं हमेशा मतलब मैंने अभी तक कभी वेक्टर 3D पूरा पढ़ाया नहीं है, बट ये प्लेन वाले सवाल हमेशा मैं एक बात कहता हूँ स्टूडेंट्स जो भी मेंटरशिप लेते हैं कि आप स्ट्रेट लाइन की एनालॉजी से बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बोला है कि P एक प्लेन है विच कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन x-1/2 y-3/3 और z+2/1, ठीक है। तो P एक प्लेन है जिसमें ये वाले पॉइंट है और वो परपेंडिकुलर है x+2y+3z बराबर 4j, ठीक है। तो अगर एक प्लेन है जो इन पॉइंट्स को कंटेन करती है तो बेसिकली उस प्लेन पे 2t+1, ठीक है, 3t+3 और t-2 लाई करेंगे, ठीक है। प्लेन पे ये वाले पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन तो अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 लेते चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ओके, इट इज परपेंडिकुलर टू x+2y+3z इक्वल टू 4। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a प्लस 2b प्लस 3c, ये जो है ये 0 होना चाहिए पहली बात, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0। दूसरी बात, ये वाले जो पॉइंट है 2t+1 3t+3 एंड t-2, दीज इस टाइप के जो भी पॉइंट बनेंगे ये इस पे लाई करना चाहिए। तो यहाँ से आप ना थोड़ा सा ऑप्शन को चेक कर सकते हो कि क्या इक्वेशन ऑफ द प्लेन 7x-5y+z, तो आप देख सकते हो कि 7 -10 + 3 ये 0 होता है ना। तो ABC तो मैच कर गया, तो D बस मैच कराना बचता है। तो हमारे पास आ जाता है 7x और यहाँ पे बनेगा अपने पास -5y और बनेगा 3z नहीं 7x - 5y + z प्लस D बराबर 0, ठीक है। और इस पर जो है हमारे पास पॉइंट लाई करना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे T की जगह अगर 1 रख दे तो ये कौन सा पॉइंट लाई करना चाहिए, 3, 6, -1। तो इस पॉइंट को अगर मैं लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा 21 -30 और -1 प्लस D इक्वल टू 0। तो D की जो वैल्यू है वो 10 बन रही है। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ से 2 करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा इस तरह से करेक्ट आता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन यही आ रही है। तो अपने प्लेन की इक्वेशन आ दीजिए 7x - 5y + z + 10 इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि P1 be the plane which passes through 4 2 2 and is parallel to P। तो पैरेलल टू P है मतलब ये एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट तो सेम होंगे, बस कांस्टेंट टर्म में चेंज आएगा ना, जैसा स्ट्रेट लाइंस में होता है। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई करा दूं 4 2 2, तो ये दोस्त कितना बन जाएगा मेरे 28 -10 + 2 प्लस D बराबर 0। तो दोस्त मेरा D यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो मेरे D की जो वैल्यू है वो बेसिकली बेटा -20 आ जाएगी। तो मेरे P2 की इक्वेशन क्या आ रही है, मेरे P2 की इक्वेशन आ रही है 7x - 5y + z -20 इक्वल टू 0। और मेरा P1 जो था वो ये था, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये P1 है और ये मेरा P2 है। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन P एंड P1। अच्छा, P1 P2 नहीं लिया है नोमेनक्लेचर में, P1 लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आई गेस आपको पता होगा कि डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट मॉड ऑफ D1 - D2
अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं लगा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ से बन जाता है। तो ये कितना बन जाएगा बेसिकली दोस्त मेरे पास, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 विल बी 30 अपॉन, है ना, 30 डिवाइडेड बाय समथिंग वेरी बिग, है ना। तो ये एग्जैक्ट 30 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पी फ्रॉम द ओरिजिन इज, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्लेन पी है ओरिजिन से, तो दिस विल बी 10 अपॉन, यहाँ पे आप 0 0 0 सेटिस्फाई करा दोगे। 10 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर इज 49, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 1 स्क्वायर इज 1। तो ये बन जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 50, 10 अपॉन अंडर रूट, ये बन रहा है आपका 75। तो ये बन जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ना जी 2 रूट 3। तो ये वाला ऑप्शन भी दोस्त इंकरेक्ट हो गया। और लास्ट में अक्यूट एंगल निकालने वाला ऑप्शन बचता है क्रॉस इनवर्स वाला। तो आई थिंक जिससे आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट पता होगा, है ना, तो आई डोंट थिंक सो ये ऑप्शन मुझे सॉल्व करके दिखाने का नीड है। तो ऑप्शन डी भी से जो है करेक्ट आ जाता है। तो ओवरऑल ये वाला तो बहुत ही प्रॉब्लम था, है ना। अगर मतलब ये तो सबसे बनने वाला प्रॉब्लम था, है ना। पहला दो प्रॉब्लम बिल्कुल स्टोरेबल प्रॉब्लम्स थे। अब आता है प्रॉब्लम 3 और प्रॉब्लम 4 पे ना। ये जो है मैं कहूँगा हार्ड कैटेगरी है। प्रॉब्लम 3 भी एक्चुअली जिनने कैलकुलस थोड़ा अच्छे से पढ़ा है वो तो स्टोर कर देंगे, बट ये हाईली कंसेप्चुअल और आपका इनकरेक्ट कराने वाला सवाल था, है ना। तो आई गेस ऑप्शन ए तो आप सबने एलिमिनेट कर दिया था, बिकॉज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एच इक्वल टू 0 तो बिल्कुल नहीं है। आपका कंटिन्यूटी एफ एच पे डिपेंड करेगा यहाँ से, ठीक है। तो जी एच बराबर एच टाइम्स एफ एच है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देते हैं कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एच इक्वल टू 0 देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एच इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो चीजें बनती है कि पहली तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए फंक्शन की, है ना। एच टाइम्स एफ एच जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जी डेरिवेटिव क्या जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। तो जी डैश 0 इज नथिंग बट लिमिट एच टेंडिंग टू 0, या लिमिट, हाँ, एच टेंडिंग टू 0, जी एच माइनस जी 0 अपॉन एच, ठीक है। तो जी ऑफ 0 विल बी बेटा आपका एग्जैक्टली 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच टाइम्स एफ एच अपॉन एच। और ये चीज तभी एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब एफ कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन बी आपका ऐसे करेक्ट बन जाएगा। इफ g is differentiable at h equal to 0 then f must be continuous at h equal to 0, ये गलत है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूंगा, है ना। तो इसमें आपका काउंटर एग्जांपल कुछ बन रहा था, मुझे अभी याद आने दो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एफ एच को, अगर मैं लेटर से एफ एच को ऐसे डिफाइन करता हूँ, कैसे डिफाइन करता हूँ, हाँ, एफ एच को लेटर से एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर करके भी हो जाएगा, क्योंकि जीरो की बात की है ना। जैसे एफ एच से मैंने एच स्क्वायर ले लिया फॉर एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एच स्क्वायर ले लिया फॉर एच लेस देन 0। तो तुम देख सकते हो कि एफ एच कंटिन्यूस तो नहीं है, जीरो नहीं, एफ एच यहाँ तो कंटिन्यूस आ जाएगा। माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 ले लो, चलो, ठीक है। माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 या एच स्क्वायर प्लस 1 ले लो, और जी एच इक्वल टू एच इंटू वो करोगे तो डेरिवेट डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हारा सी नहीं आ जाएगा। यहाँ बहुत बच्चे सी ऑप्शन करके आएंगे, मुझे पता है ना। डी तो अपन ने अभी निकाल दिया है ना, डी तो यहीं से आ गया। तो इसमें जो इशू है वो इशू वाला ऑप्शन ही बस ये ऑप्शन सी है, कि इसमें बहुत बच्चे ऑप्शन सी मार्क करके आएंगे और वहां पर उनका जो है ये प्रॉब्लम थोड़ा सा फंस जाएगा। वरना उससे अलावा प्रॉब्लम इजी है कि फर्स्ट, ये जो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, उसी से हो जाएगा। बट ये जो ऑप्शन सी है ये बड़ा पेचीदा था, और ऑनेस्टली बताऊंगा ऑप्शन सी मैंने छोड़ दिया था, लाइक इवेल्युएट नहीं किया था। मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली थी ऑप्शन सी के लिए, उसने एग्जांपल निकाल के बताया ना। तो
एग्जाम में अगर मैं कैंडिडेट होता मैं ऑप्शन सी को मार्क नहीं करता, मैं ये करता सेफ्टी के लिए। बट हाँ, ये एक ऑप्शन था जो बड़ा ट्रैपी लगता है, और इसलिए मुझे ये सवाल थोड़ा सा इजी मॉडरेट डिफिकल्ट टैजिन से ज्यादा मैं से ट्रैप की टैजिन दूंगा, क्योंकि इसमें -1 होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अब एट्थ वाले पे आ जाते हैं। एट्थ वाला तो प्योर एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट आई गेस अब ये टॉपिक बड़ा पॉपुलर हो गया और बच्चे पढ़ते हैं ना, तो इसको आई थिंक आप बच्चे लोग जो मेथड से करते हो वो रिपीटेड पावर लेके पैटर्न देखते हो, बट हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं मैट्राइसेस में, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और सिंगेज में तो ये बिल्कुल दिया रहता है ना। सिंगेज अगर कोई मैथ से लिए सॉल्व करता है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। ठीक है, जैसे मुझे मान लो मैट्राइस की पावर वगैरह निकालनी है, तो मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स है 2 -1 1 0। तो इसकी जो ट्रिक होती है अगर आपको पता हो, मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ m² माइनस ट्रेस ऑफ m टाइम्स m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 2x2 मैट्रिक्स की। तो ये आ जाएगा m² माइनस 2m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आप देखोगे तो वो 1 बन रहा है, प्लस i इक्वल टू o। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस तरह का हमारे पास ये बनेगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि m² जो है वो मेरा दोस्त 2m माइनस आई आ रहा है। ठीक है, मुझे m की पावर 26 तक जाना है, तो मैं इसी तरह रिड्यूस करता हुआ जाऊंगा। मेरा m³ जो है वो 2m² माइनस m आएगा, और मेरा ये जो m² की जगह मैं अगर यहाँ पे 2m माइनस आई डाल के माइनस m करूँ, मेरा m³ बेटा देख कितना आ रहा है 3m माइनस 2i आ रहा है। इसी तरह से मैं अगर m टू द पावर ऑफ 4 देखता हूँ, तो मेरा m टू द पावर ऑफ 4 कितना आ रहा है 3m² माइनस 2m, और अगर मैं m² इधर डाल दूं तो ये मेरा 4m माइनस 3i बन जाएगा। अब आपका पैटर्न इतना स्टार्ट हुआ होगा। अगर मैं m टू द पावर ऑफ 5 भी देखता हूँ, तो m टू द पावर ऑफ 5 मेरा बच्चे कितना बन रहा होगा, m टू द पावर ऑफ 5 मेरा बन रहा होगा m टू द पावर ऑफ 5 मेरा बन रहा होगा यहीं पे आप डाल दो, ये बन जाएगा 4m² माइनस 3m, और m² की जगह आप डाल दो 2m, तो 5m माइनस 4i। तो यहाँ से अब आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया होगा कि मैं m टू द पावर ऑफ समथिंग k को ये लिख सकता हूँ k टाइम्स m माइनस k माइनस 1 इंटू आई, और बस यही इस क्वेश्चन का फुल ट्रिक था। तो जैसे ही आपने इतना लिख लिया, तो आपके पास m टू द पावर ऑफ 26 विल बी इक्वल टू 26 टाइम्स m माइनस 25 टाइम्स i। ठीक है, और जैसे ही ये ट्रिक आपकी काम कर जाएगी, आपके पास यहाँ पे m की पावर 26 निकालने का बड़ा इजी सवाल तरीका बन गया। 26m बेटा मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरे को हर रो में 26 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी 52 माइनस 26 एंड 0, और यहाँ से जो है मेरा -25 आई होगा, तो ये बन जाएगा 25 0 0 25। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा m की पावर 26 तो मेरे पास बहुत इजीली निकल के आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 27 माइनस 26 एंड माइनस 25। ठीक है, तो ये हमारा m की पावर 26 निकल के आ गया। अब m की पावर 26 से निकालने से हमारा क्या क्या ऑप्शन बन सकता है हमें देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो खैर जो भी हो, हमें ये तो निकालना ही था, और अब हमें ABCD भी निकालना है ना। ये काफी लंबी सवाल है, लाइक ये पेपर में हो जाए। सिर्फ मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ए है जो आप पेपर में निकाल सकते हो बिना ये ABCD और PQRS। और सबसे खराब बात है कि उन्होंने आपसे लाइक वैल्यू सिर्फ एक ही वेरिएबल की पूछी है ना, और बाकी दो के साथ कंडीशन वगैरह बना दी। तो आइए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं ना। फिर अब आपसे उसने पूछा है समेशन k इक्वल टू 1 to 26 m टू द पावर ऑफ k। तो आप ध्यान से देखा, आप इस m की पावर 1 का भी 1 into m माइनस 0 into y लिख सकते हो, है ना। तो 1 के लिए भी आपका केस परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं इसको बेसिकली जो है डायरेक्ट यही लिख देता हूँ, k टाइम्स m माइनस k माइनस 1i। और अब मैं ये समेशन बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। मेरे पास अभी यहाँ पर वो आएगा कि m टाइम्स ये बनेगा 26 into 27/2 माइनस आई। अब यहाँ पर देखो ये k-1 पे समेशन चलेगा, है ना। तो आप कुछ मत करो, आप इसको ऐसे ले लो, k-1 तो t ले लो। तो t बेटा 0 से 25 जाएगा और t टाइम्स आई, राइट। और 0 से 25 का समेशन हो या 1 से 25 का समेशन हो, बात तो एक ही हो जाएगी, 0 का ऐड करने से भी फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये मेरा बेटा कितना बन रहा है, 13 into 27 टाइम्स m माइनस आई में कितना बन जाएगा 25 into 13, तो 13 into 25। तो अब अगर मुझे यहाँ पर m ये निकालना है तो ABCD चारों ही निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम तो है क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा हुआ है इसमें। तो ये बन जाएगा 2 into 13 into 27। ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 2 into, नहीं यहाँ पे 2 क्यों आएगा, यहाँ पे -1 into 13 into 27 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कितना बनेगा, 1 into 13 into 27 आएगा इधर। और मेरे पास क्या वैल्यू थी दोस्त, और मेरे पास वैल्यू थी 0। तो यहाँ पे 0 रहेगा। और सिमिलरली आइडेंटिटी के साथ जब होगा तो यहाँ पे 13 into 25 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 13 into 25 आएगा। तो सॉल्व मुझे सिर्फ एक ही सेल करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये वाली वैल्यू बेटा मेरी 13 into 54 माइनस 25, 54 माइनस 25 आपका 27 हो जाएगा। ये आपका -13 into 27 आएगा, ये आपका 13 into 27 आएगा, और ये आपका 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कुछ चीज़ें थोड़ी आसान होती हुई नजर आ रही है हमें, राइट। अब देखते हैं ऑप्शन से आ जाता है। पहला ऑप्शन देते हैं, देयर एग्जिस्ट अ 2 into 2 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स n विद रियल एंट्रीज सच दैट m into n, है ना। तो अभी जो अपन ने कैलकुलेशन कर लिया है ये आपको बेसिकली BCD में काम में आएगी। तो वैल्यू ऑफ ए 378 है ना, तो यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रही है, तो आपका ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन गलत सॉल्व हुआ है अभी। ठीक है, फिर सी देते हैं, फॉर एनी टू गिवन इंटीजर mn देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर xy सच दैट px प्लस uy m हो जाए और rx प्लस sy n हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो PQRS ऐसा इनको दिया है, तो वो कह रहा है कि देयर विल बी ऑलवेज सम इंटीजर सच दैट 27x माइनस 26y ये बराबर m हो, और 26x माइनस 25y ये बराबर n हो। तो वो कहना आपसे ये चाह रहा है कि देयर विल बी ऑलवेज फ्यू इंटीजर्स फॉर एनी टू इंटीजर्स mn देयर विल बी ऑलवेज एन यूनिक इंटीजर x और y विच विल सेटिस्फाई दिस। तो आप देख सकते हैं कि m और n जो है ये दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है ना। तो क्या हम ये गारंटी कर सकते हैं कि हमेशा इससे इंटीजर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे इस सिस्टम के, वो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ से x बनेगा और यहाँ से -y बनेगा, ये m माइनस n के बराबर आएगा। तो x जो है वो मेरा y प्लस m माइनस n के इक्वल होगा।
और अब अगर मैं इसको यहाँ रख के सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा बनेगा y प्लस 27m माइनस 27n, ये मेरा m होगा। तो यस, मेरा y बहुत इजीली एक इंटीजर आ गया, 27n माइनस 26m। तो अगर मेरा y एक इंटीजर आ जाए तो मेरा h भी इस डेफिनेशन से इंटीजर आ जाएगा। तो यस, देयर एग्जिस्ट। तो ऑप्शन सी मेरा जो है दोस्त करेक्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, इसी तरह से मुझे ऑप्शन डी भी निकालना पड़ेगा कि फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर टी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स हो गई। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू यूज करने की जगह क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a प्लस टी एक्स, ठीक है, और b जो है बेटा वो मेरा माइनस ए बन जा रहा है, तो ये बेटा माइनस बी टाइम्स वाई बन जाएगा। इसकी वैल्यू बेटा 1 है। और यहाँ पे मेरे पास क्या दिया था, सी प्लस टी एक्स और सी एक्स और डी प्लस टी वाई। तो सी जो है मेरा वो अगेन ए है, ए एक्स, और यहाँ पर अपने पास जीरो बन रहा है, तो ये बन जाएगा टी टाइम्स वाई, ये -1। अब उसने क्या बोला कि इसका ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन। तो आई थिंक आप लोग के प्रॉपर्टी क्लास 10th की याद होगी कि ए प्लस टी एक्स माइनस बी वाई, और हमें सी को हमेशा पॉजिटिव रखना है, राइट। ये वाला चीज याद रखते हुए मैं रेशियो से इक्वल कर सकता हूँ। तो सी को पॉजिटिव रखने का ट्राई करना है। तो उस हिसाब से मेरी दो इक्वेशन कुछ ऐसी ऐसी नजर आएंगी। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि a1/b1 शुड नॉट बी इक्वल टू a2/b2। तो a1/b1 बन रहा है माइनस ऑफ a प्लस टी बाई ए, और ये मेरा बन रहा है शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ठीक है, और b मेरा कितना था, -a के बराबर था, राइट। तो -a माइनस टी शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, और a जिस तरह से मेरा है, तो अगर मेरा t फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर t, ये ट्रू हो जाएगा ना, दिस विल बी नेवर पॉसिबल, है ना। मैं अगर मेरे को ये सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टी शुड नॉट बी जीरो, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, तो इसका मेरे पास एक रूट बन जाएगा, राइट। तो फॉर सम टी आई कैन डेफिनेटली हैव ए एज अ रूट, राइट। एक ऐसा टी मुझे मिल जाएगा विच विल बी ए स्क्वायर माइनस ए। तो उस लिहाज से मेरा ऑप्शन डी एक्चुअली इसका आंसर नहीं बन रहा होगा। ये आप समझ गए आर्ग्यूमेंट मेरा, कि यहाँ पर मेरा जो टी है वो ए स्क्वायर माइनस ए बनेगा, और ए स्क्वायर माइनस ए इज पॉजिटिव क्योंकि ए मेरा 1 से बहुत बड़ा है। तो मुझे एक ऐसा रियल नंबर मिल गया ना जिससे लिए यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा होगा। तो डी ऑप्शन इसलिए इंकरेक्ट हो जाएगा। और अब बचता है सिर्फ ऑप्शन ए वेरीफाई करना। There exists a 2 cross 2 invertible matrix M n with real entries such that m times n is equal to n times 1 1 0 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। m times n should be equal to n times 2 minus 1, नहीं, n times 1 1 0 1, ठीक है। और मेरी m मैट्रिक्स से क्या दी हुई थी, m मैट्रिक्स मुझे ऐसी कुछ दी हुई थी, कहाँ दी, 2 minus 1 1 0। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस का खेल खेल लूँ तो मेरे पास मॉड एम इंटू मॉड एन शुड बी इक्वल टू मॉड एन इंटू, ये वाला कितना बन रहा है दोस्त, 1 बन रहा है इसका मॉडुलस। तो मॉड एन टाइम्स मॉड एन -1, ये दोस्त मेरा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटीज है कि या तो मॉड एन इक्वल टू 0 और मॉड एम इक्वल टू 1। और मॉड एम एक बार निकाल के देखोगे तो मॉड एम बेटा 1 बन रहा है, ठीक है। तो अगर मॉडर्न इक्वल टू 1 पॉसिबल है तो मेरे पास यहाँ पे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
ठीक है, कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस आ जाएगा उससे, है ना। वो तो निकालना बहुत इजी है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स लगा के, राइट, है ना। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि मॉड n जो है वो जीरो ही हो। क्यों, क्योंकि मॉड n की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, और ये वाला जो है बेसिकली मॉड 1 का मैट्रिक्स है ना। अगर किसी को एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो इसको ऐसे लिख लो, और n तो ले लो ABCD, और यहाँ से आपके पास दैट शुड बी ABCD इंटू 1101 है ना। इससे और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट बना के कंपेयर करना होता है ना। तो जैसे अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2a माइनस सी बनेगा, इधर पे 2b माइनस डी बनेगा, इधर पे आपका a बनेगा, और इधर पे आपका b बनेगा, और ये आपका बन जाएगा इक्वल टू a, ये बनेगा a प्लस बी, ये बनेगा c, और ये बनेगा आपका c प्लस डी। तो अब आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2a माइनस सी विल बी इक्वल टू a, और a तो जो है वो c है, तो a आपका यहाँ पे बेसिकली 0 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। इससे बाद जो हमारा 2b माइनस डी है, 2b माइनस डी शुड बी इक्वल टू b, एंड b शुड बी इक्वल टू d। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेसिकली जो है 2a माइनस सी शुड बी a, और a इक्वल टू सी, हाँ। तो ये तो a इज इक्वल टू a बन रहा है ना। तो ये तो आपको ये बेसिकली बता रहा है कि b इक्वल टू b रिडंडेंट बनते, तो आपके पास आ जाएगा कि देयर विल बी सच रियल मैट्रिसेस, है ना। यहाँ a इज इक्वल टू 0 की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ जाए मेरा पॉइंट। यहाँ पे था कि 2a माइनस सी a हो और a इक्वल टू सी हो, तो रख के सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से तुम्हारे पास जैसे a इज इक्वल टू a आ गया, सिमिलरली तुम्हारे पास आ जाएगा कि मेरा 2b माइनस डी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी, और b जो है वो मेरा होना चाहिए a प्लस डी। तो अगर मैं b की जगह a प्लस डी डाल दूँ तो 2a प्लस 2d माइनस डी, तो 2a प्लस डी शुड बी इक्वल टू 2a प्लस डी। अगेन वही वाली कहानी बन जाएगी। तो इस मतलब ऐसी बहुत रियल मैट्रिसेस आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो ये जो है मैं अच्छा खासा डिफिकल्ट और लेंदी सवाल की कैटेगरी में रखूंगा, और बहुत अच्छा सवाल था ये वाला। इसमें एक हाई लेवल आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उससे बाद आपका कैलकुलेशन, उससे बाद आपका लीनियर इक्वेशन से साथ कितना कंफर्ट है। तो ओवरऑल दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। और अजय मल्टी कैरेट की भी वही कहानी रही कि 4 में से 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, और 2 क्वेश्चन जो है अगेन डिफिकल्ट थे। तो अभी तक का पेपर यही रहा है कि 50% डुएबल रहा है, ठीक है। अब मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ जिसमें मैं मैथ्स द प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।